कांग्रेस का पता बदल गया है। कांग्रेस को नया हेडक्वार्टर मिल गया है और देश को समंदर के 3 नए सिकंदर मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो स्टूडियो से सीधे मुद्दे की बात। 4-5 दिन नहीं था, 4-5 दिन गायब था। गायब आपके बीच से नहीं था, स्टूडियो से गायब था और महाकुंभ गया हुआ था। महाकुंभ से क्या क्या लेकर आया हूं वो आप देख रहे हैं और क्या दिखा रहा हूं ये भी आप देख रहे हैं। आज जो दिखाने वाला हूं वो आपके बहुत काम की खबर है। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो जरूरी खबरें दिखाता हूं जो आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है। लेकिन वादा है 26 फरवरी तक हर दिन आपको महाकुंभ की तस्वीर भी दिखाता रहूंगा। आज क्या क्या दिखाने वाला हूं अगले 1 घंटे में सीधे मुद्दे की बात में सबसे पहले आपको खबरों की एक लिस्ट बता देता हूं कि आज आप कौन कौन सी खबर देखने वाला हैं। आज भी सबसे पहले बात दिल्ली की करूंगा। दिल्ली में मैंने आपसे कहा है ना कि महाकुंभ तो आज बोल रहा हूं, इससे पहले भी बोलता रहा हूं, लेकिन दिल्ली चुनाव आपको बहुत पहले से कह रहा हूं कि अगर दिल्ली चुनाव का सटीक विश्लेषण देखना है तो विस्तार न्यूज लगा लीजिएगा। आज दिल्ली की ही बात करूंगा। दिल्ली में आज बड़े बड़े लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। अरविंद केजरीवाल भी पर्चा भर दिए और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे प्रवेश वर्मा बीजेपी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और हाँ, विवादित बयान से चर्चा में रहने वाले रमेश बिधूड़ी ने भी आज ही पर्चा भरा है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे और किस तरह से नामांकन दाखिल करने के बाद शक्ति प्रदर्शन किया है नेताओं ने, ये भी बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर की। कांग्रेस दफ्तर का पता आज से बदल गया है। कई ऐतिहासिक पलों की साक्षी रही 24 अकबर रोड वाली इमारत से कांग्रेस दफ्तर अब शिफ्ट हो गया है। विस्तार से बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। कितने करोड़ में बना है, कहां बना है, देखना और जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे देश को मिले 3 नए युद्धपोत की। भारतीय नौसेना में आज 3 नए वॉरशिप शामिल हुए, जिसके बाद भारत की ताकत समंदर में और ज्यादा बढ़ गई है। तीनों युद्धपोत की तस्वीरें दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें। चौथी खबर में बात महाकुंभ की करूंगा और महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा जिन चेहरों की हो रही है उन चेहरों पर विस्तार से बात करूंगा। जो इस कुंभ में सबसे ज्यादा वायरल हैं, जिन चेहरों के बारे में हर कोई जानना चाहता है, उन चेहरों के बारे में विस्तार से बात होगी। 5वीं खबर में बात ग्वालियर की करूंगा। ग्वालियर में एक लड़की प्रेम विवाह करना चाहती थी तो पिता ने गोली मार दी। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो प्रेम विवाह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पूरी खबर पर विस्तार से बात होगी। 6वीं खबर में मध्य प्रदेश पुलिस की कहानी दिखाऊंगा। छतरपुर की यातायात पुलिस ने गुड जॉब किया है। ऐसा क्या काम किया है यातायात पुलिस ने जो आज तारीफ कर रहा हूं, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, विस्तार से बताऊंगा। 7वीं खबर में कहां ले चलूंगा आपको, छत्तीसगढ़ ले चलूंगा। 7वीं खबर में किसकी बात होगी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत होगी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं। कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, जुड़े रहिएगा। तो 7वीं खबर में बात करेंगे ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सली डर गए हैं। बड़े बड़े नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या डर कर सरेंडर कर दे रहे हैं। आज बहुत बड़े नक्सली ने सरेंडर किया है, जुड़े रहिएगा। कौन है बहुत बड़ा, क्या 76 जवानों की शहादत में शामिल था ये नक्सली? हाँ, देखिएगा कैसा है ये खूंखार नक्सली जो अब मुख्यधारा में शामिल हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलवाद के खात्मे की। और आखिर में बात करेंगे अंबिकापुर की। अंबिकापुर में भिखारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और ये भिखारी अंबिकापुर के नहीं है, दूसरे राज्यों से आकर अंबिकापुर में भीख मांग रहे हैं। अंबिकापुर में भिखारियों की बढ़ती संख्या के पीछे वजह क्या है, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहली खबर क्या है, देश की राजधानी दिल्ली से ही शुरू करते हैं। दिल्ली में नामांकन, नेताओं का शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए, जो नेता इतने शांति से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया है। जानना चाहते हैं दिल्ली चुनाव में क्या हो रहा है, जानना चाहते हैं? हर दिन का अपडेट जानना चाहते हैं? जो तस्वीरें आ रही हैं देखना चाहते हैं? लगातार आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली चुनाव में आज बहुत बड़ा दिन रहा है। बड़े बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। शुरुआत दिल्ली के सबसे चर्चित चेहरे अरविंद केजरीवाल के नामांकन से कर लेते हैं। तस्वीरें देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले अरविंद केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा की। इसके बाद वो हनुमान मंदिर भी पहुंचे, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी से ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक अरविंद केजरीवाल ने पैदल मार्च किया। इस मार्च में उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। अरविंद केजरीवाल के नामांकन की तस्वीरें दिन भर चर्चा में रही। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ
नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने भी आज नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले प्रवेश वर्मा ने भी रोड शो किया। नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी वाल्मीकि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों का आशीर्वाद भी लिया। अब नामांकन की एक और तस्वीर दिखाते हैं, देख लीजिए, देखिए जरा। नई दिल्ली सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी से लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, जो पिछली बार भी 61% वोट शेयर के साथ चुनाव जीते थे, जबकि बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है। इस तरह इस बार नई दिल्ली सीट पर तीनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं, जिससे इस बार यहां टक्कर त्रिकोणीय हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बीजेपी के सबसे चर्चित उम्मीदवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे रमेश बिधूड़ी भी आज नामांकन दाखिल कर दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। रमेश बिधूड़ी कालकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, सभी दलों ने नामांकन में शक्ति प्रदर्शन भी किया। दिन भर जो तस्वीरें आई हैं उसको समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली से आई है, इसलिए देखना जरूरी है कि कौन कौन से नेता क्या क्या दिखा रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से 2015 में और 2020 में उसी तरह की जीत 2025 के चुनाव में भी हो। निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कालकाजी विधानसभा के लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो कालकाजी के क्षेत्र के लोगों को अब आपदा से निजात मिलेगी। दिल्ली अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। आपसे वादा किया है, दिल्ली चुनाव की जो भी तस्वीर आएगी दिखाता रहूंगा। क्या अपडेट है बताता रहूंगा। आज क्या तस्वीर है दिखा दी, कौन क्या कह रहा है सुना दिया, सब कुछ बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे कौन सी बड़ी खबर है ये आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दिल्ली में बना था तो खूब चर्चा हुई थी। अब किसका बन गया है? कांग्रेस पार्टी का पता बदल गया है और बहुत सुंदर सा एक भवन कांग्रेस का बन गया है। कांग्रेस पार्टी को नया हेडक्वार्टर मिल गया है। समझ गए आप? सब कुछ इस खबर से जुड़ी हुई पूरी बात आपको बता देता हूं विस्तार से। 46 साल बाद कांग्रेस पार्टी अपने पुराने ऑफिस को छोड़कर नए दफ्तर में शिफ्ट हो गई। नए ऑफिस की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। 15 साल बाद सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सभी बड़े नेता मौजूद रहे। मतलब कांग्रेस के हेडक्वार्टर का पता बदल गया है। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए अपने टीवी स्क्रीन को, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पहले कांग्रेस दफ्तर का पता था 24 अकबर रोड, नई दिल्ली, जिससे 500 मीटर की दूरी पर नया ऑफिस बनाया गया है, जिसका पता अब क्या होगा? 9A कोटला रोड, नई दिल्ली। अब अगर आपको कोई काम है, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आपको 24 अकबर रोड, नई दिल्ली नहीं जाना है। अब आपको 9A कोटला रोड, नई दिल्ली जाना है। आप समझ गए? कांग्रेस के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन को बनाने में कितना पैसा लगा, ये भी आप जानना चाहते होंगे। बिल्डिंग इतनी बड़ी है, इतनी भव्य है, तो कितना पैसा लगा होगा, तो ये भी आपको बता देता हूं। 252 करोड़ रुपए लगे हैं इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में। इंदिरा भवन 80,000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुआ है। इस 6 मंजिला इमारत को बनने में 15 साल का समय लगा है। कांग्रेस को मिले नए भवन पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर विस्तार से आगे बात करूंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। I'd like to congratulate all of you on this occasion. We are getting a new headquarters.
सारी कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से लेकर जो इतिहास है उसका विवरण है। अच्छे इसमें दुर्लभ चित्र लगे हैं जो शायद पहले लोगों ने देखे नहीं होंगे। आजादी से लेकर अब तक जो इतिहास रहा, कांग्रेस का योगदान जो रहा, फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, हमारे नेताओं का जो शहादत हम लोगों ने दी है। कांग्रेस भवन की बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और सभी सदस्यों को बधाई, और नए भवन से नई शुरुआत होगी। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमारा राष्ट्रीय मुख्यालय तो इतना शानदार बन गया है, लेकिन हमें चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का अपना भवन हर राज्य, हर जिले और हर ब्लॉक में बने। इससे संगठन को बहुत ताकत मिलेगी। छियालीस साल से कांग्रेस का हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड ही रहा है। कितने साल से? 46 साल से। इस बिल्डिंग से कांग्रेस की कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को मिली हार के बाद 1978 में जब कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई या तो फिर फूट पड़ी, तो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर शिफ्ट हो गया। 1978 के बाद से अब तक ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर था। कांग्रेस का ये दफ्तर कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। इस दफ्तर में शिफ्ट होने के बाद गांधी परिवार को कई बड़े दुख भी झेलने पड़े। शिफ्ट होने के 2 साल बाद ही साल 1980 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई। इसके ठीक 4 साल बाद 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के निधन के 7 साल बाद 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। इसी दफ्तर में रहते हुए पति राजीव गांधी के निधन के 7 साल बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान भी मिली थी। इस दफ्तर में कांग्रेस को कितनी बार जीत और कितनी बार हार मिली वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये इस दफ्तर का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। एक बार स्क्रीन देख लीजिए, पूरी डिटेल ध्यान से देखिए। 24 अकबर रोड वाले दफ्तर में साल 1980, 1984, 1991, 2004 और 2009 में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। लेकिन इसी दफ्तर में रहते हुए 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा 24 अकबर रोड वाला पता अब बदल गया है। कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर अब 9A कोटला रोड है। सब कुछ विस्तार से बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी खबर है ये दिखाते हैं। देख लीजिए अगली खबर क्या है और आज कौन सा दिन है। भारत बना समंदर का सिकंदर। और देखिए आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज कुछ खास दिन है। वो खास दिन कौन सा है? भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। देश को आज 3 नए युद्धपोत मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नौसेना को 3 नए युद्धपोत यानी वॉरशिप मिले हैं। इंडियन नेवी में शामिल हो रहे ये तीनों युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघ शीर सबमरीन काफी ताकतवर हैं। इनके आने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों स्वदेशी तकनीक से बनाए गए। इन 3 युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना समंदर की किंग बन गई है। दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए समंदर में भारत के 3 और शहंशाह तैयार हो गए हैं। अब समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर चाल नाकाम होगी। अब आपको इन 3 सिकंदरों की खासियत भी बता देते हैं। स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात INS सूरत की कर लेते हैं। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें 32 ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें उन्नत रडार सिस्टम से लैस हैं। INS सूरत छिपकर हमला करने की क्षमता रखता है। दूसरे की बात कर लेते हैं। अब बात INS नीलगिरी की कर लेते हैं। INS नीलगिरी नौसेना का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। INS नीलगिरी रडार से बचकर दुश्मन को चकमा देता है। अब बात INS वाघ शीर की कर लेते हैं। ये क्या है?
वागसीर स्कॉर्पियन क्लास की छठी पनडुब्बी है। ये सीक्रेट मिशन के लिए डिजाइन की गई है। लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर गुप्त हमले कर सकती है। ये एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। ये तीनों युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। समंदर के नए सिकंदरों पर ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। देखिए। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे, वो हमें मिलकर करना है। हमारे दायित्व अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका ध्येय एक ही है, विकसित भारत। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। आपका देश, हमारा देश, अपना देश। भारत आज और मजबूत हो गया है। समंदर में भारत की ताकत और बढ़ गई है, इसलिए इस तस्वीर को विस्तार से दिखाया, आपको हर जानकारी से अपडेट कराया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे किसकी बात करते हैं? प्रयागराज की बात करते हैं, महाकुंभ की वायरल कथाओं की बात करते हैं। क्योंकि बताइए, इतने बड़े कुंभ में जहां करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, वहां ये साध्वी भी नहीं है, ये सुर्खियां बटोर रही है। हमारे देश में जिज्ञासाओं को किस तरह से देखा जाना चाहिए, ये आज आप इस खबर को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इनकी पूरी जन्म कुंडली आज हम लेकर आए हैं। इसके अलावा ये जो IITian हैं, साधु बने हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, इनकी भी पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। महाकुंभ की ऐसी ही वायरल कथाओं से आपको रूबरू कराऊंगा। जिस दिन शाही स्नान, अमृत स्नान होगा, स्नान की एक तस्वीरें दिखाऊंगा और इसके बीच में महाकुंभ में जो जानना समझना जरूरी है, जो देखना जरूरी है, वो तस्वीर भी आपको हर दिन दिखाऊंगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 अपनी भव्यता और आस्था के संगम के साथ देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तीर्थराज प्रयाग में चारों तरफ धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बना दिया है। सड़क, बिजली और पानी से लेकर सुरक्षा तक सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुंभ में कुछ चेहरों की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, इसलिए उनकी बात करना जरूरी है। उन वायरल चेहरों के बारे में सब कुछ विस्तार से जानना है तो विस्तार न्यूज़ देख लीजिए। प्रयागराज कुंभ में बात होगी उन वायरल चेहरों की जिसकी चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। हर दूसरे मोबाइल में इनकी बात हो रही है। प्रयागराज कुंभ में वायरल हो रहे दो सबसे बड़े चेहरे इस वक्त आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर है हर्षा रिछारिया की। हर्षा को कुंभ में सबसे ज्यादा वायरल होने वाला किरदार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर्षा रिछारिया स्वामी कैलासानंद गिरी की शिष्या के रूप में कुंभ में रह रही हैं। लेकिन हर्षा का कहना है कि मुझे साध्वी ना कहा जाए, क्योंकि मैंने कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं करवाए हैं, केवल दीक्षा ली है। दूसरी तस्वीर है कुंभ के वायरल बाबा अभय सिंह की। अभय सिंह इसलिए वायरल हैं क्योंकि अभय IIT पास आउट है। अभय एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उन्होंने करोड़ों का पैकेज छोड़ते हुए साधु बनने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने जूना अखाड़े से दीक्षा भी ली। फिलहाल वो साधु के रूप में कुंभ में रहकर आध्यात्म और धर्म को समझ रहे हैं। हमने दोनों ही वायरल किरदारों से बातचीत की है। सबसे पहले आप वायरल हर्षा रिछारिया की पूरी बातचीत सुनिए, फिर आगे की बात करूंगा। पहले आप सुन लीजिए कि हमारे सहयोगी आदर्श सिंह से हर्षा क्या कह रही है। सुनिए। सोशल मीडिया पर आप पहले से इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही साथ आपने एक्टिंग के साथ साथ एंकरिंग तमाम चीज़ें की हुई हैं। फिर आध्यात्म की तरफ रुख और इसके पीछे का कारण क्या है और ये जर्नी कहाँ तक जाने वाली है?
देखिए ये जो रुख है ये एकदम से हुआ है और एकदम से लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन मैं पहले से ही भक्ति में थी, मैं पहले से ही शिव की शरण में थी और फिर मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य मिला तो मैं और ज़्यादा, जो मेरा विजन क्लियर नहीं था या जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, कहते हैं कि हम तो लाइक अबोध बालक हैं जिन्हें हर चीज़ की समझ नहीं है, वो एक गुरु ही होते हैं जो आपको हर चीज़ समझाते हैं और जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तो आप धीरे धीरे और उस चीज़ से जुड़ना, उसमें समाना, उसकी गहराई में जाना पसंद करते हैं। ये जर्नी कहाँ तक जाने वाली है और क्या कुछ कहना चाहेंगी जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, उनको लेकर? देखिए ये जर्नी अभी जो है ये कम से कम मैं खुद को समझती हूँ कि मैं अगर समाज में सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर पाऊँ और मेरा मोटिव भी वही है तो मैं वही करना चाहती हूँ। और ये कितना लंबा जाएगा, कहाँ तक मैं पहुँचूँगी, ये महादेव और गुरुदेव ही तय करेंगे, ये तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। आखिरी सवाल ये है मैडम कि आप वापस उस दुनिया में जा सकती हैं जो आपकी सोशल मीडिया की दुनिया है, या एंकरिंग या उसमें एक्टिंग में, या फिर साध्वी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने वाली हैं आप पूरी तरीके से? देखिए मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मैं साध्वी बनूंगी ही बनूंगी, लेकिन मैंने कुछ अपने दायरे निर्धारित किए हैं कि मुझे क्या करना है वो क्या नहीं करना है। मैं उन दायरों में रह के जो कर पाऊँ वो मैं करूँगी, धर्म से जुड़ के। हर्षा इसलिए वायरल हैं क्योंकि वो पहले मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन अब अचानक धर्म का रास्ता अपना लिया है। हर्षा के इस बदलाव का कारण जानने की इच्छा उतनी हमारी भी थी जितनी आप सबकी होगी, इसलिए हमने हर्षा के माता पिता से भी बात की और हर्षा की वो कहानी जानी जो आम लोगों को नहीं मालूम। हर्षा के माँ बाप के साथ हमारी खास बातचीत देखिए। इसके बाद आपको वायरल एरोस्पेस इंजीनियर अभय सिंह की बातचीत भी सुनाऊंगा। पहले विवेक पांडे मेरे सहयोगी ने क्या बात की है हर्षा के माता पिता से, ये सुनिए। उत्तराखंड ऋषिकेश में रहने का उसका उद्देश्य अपने काम को लेके है, एंकरिंग करती है वो, तो वहाँ से उसे काम ज़्यादा मिलता रहता है। कुछ समय दिल्ली में भी रही, ऋषिकेश में है, देहरादून में भी रही, तो वो चलता रहता है उसका। हाँ, उसने गुरु दीक्षा ली है शंकराचार्य जी से हरिद्वार में, तो उसका आना जाना, वहाँ रहना लगभग 2 साल से तो कंटिन्यू वहाँ का है ही। तो कैसे उनके मन में ये साध्वी वाली बात निकल के आई? काफ़ी लंबे अरसे से क्या वो पूजन पाठ कर रही थी? देखिए पूजन पाठ और ये सारी चीज़ें जहाँ तक हैं वो उसका मंदिर है, उसकी खुद ने बनवाया है, सामने आप देख सकते हैं। और ये लगभग 10-11 साल की उम्र से ही उसका शिव जी के प्रति काफ़ी रुझान रहा है और उसी समय से बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए, खाना ना खाना। और फिर दूसरा ये है कि हम लोग सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप को जैसा देखते हैं वैसा अनुसरण करते हैं, उसमें ऐसी पूजा पाठ वाली कोई नई कहानी तो है नहीं। उन्होंने दीक्षा ली है लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं ली है। व्यक्तिगत जो अपन सामान्य ग्रस्त जीवन में एक दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, वही सब है उसका। बाकी सन्यास को लेके ऐसा कुछ नहीं है। आखिर पहली बार उन्होंने आपसे कब पूछा था कि उन्हें कुंभ जाना है, या कोई पहले से कोई तैयारी थी? पहले से तैयारी थी उसकी कुंभ जाने की। घर में हम लोग को माँ बाप है तो हमको तो पता होगा ना कुंभ जाने की, तो कुंभ जाना था उसको। ये साध्वी के रास्ते, ऋषि साध्वी के रास्ते पे कैसे? गुरुदीक्षा ली है उसने, गुरुदीक्षा ली है और मुझसे ही कपड़े बनवा के गई है वो साध्वी। आप यहीं पे बैठ के कपड़े बना? हाँ, कपड़े में उसके ही बना के, जो उसने धोती कुर्ता पहना है ना, 3-4 ड्रेस है वो मैंने ही बना के उसको दी है। मुझे तो पता है कि वो जाएगी। शाही स्नान और करने गई थी। गुरुदीक्षा जिनके लिया है उनका वो है ना अखाड़ा, तो उन्हीं गुरुजी के पास रुकी। कहने वाले ये कह रहे हैं कि एप्पल के मालिक की पत्नी, स्टीव जॉब्स की पत्नी, वहां जो पहुंची हैं लॉरेन पॉवेल, उनके इंटरव्यू करने के लिए हर्षा ने इस तरह का भेष बनाया है। कहने वाले अलग अलग तरह की कहानी कह रहे हैं केवल लॉरेन पॉवेल का इंटरव्यू करना है इसलिए हर्षा वहां टिकी हुई है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं बहुत अलग अलग तरह की कहानी है, इसलिए हमने सोचा कि हर्षा के माता पिता से लेकर हर्षा सबसे बात की जाए। हर्षा के माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और वो कह रहे हैं कि ऐसी बेटी हर किसी को
दे भगवान। अब आपको ये भी बता देता हूं कि वायरल हो रही हर्षा हैं कौन। दरअसल हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की रहने वाली हैं और ग्लैमर की दुनिया छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर आई हैं। हर्षा ने स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली है और फिलहाल उनकी शिष्या बनकर कुंभ में रह रही हैं। हर्षा ने कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं किया, केवल दीक्षा ली है, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें साध्वी ना कहा जाए और इसीलिए हम उन्हें इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं। ये तो थी बात वायरल बेटी। चलिए अब एक बेटे की बात भी आपको सुना देता हूं, यानी कि वायरल साधु अभय सिंह की बात बता देता हूं। अभय सिंह IIT के पास आउट इंजीनियर हैं और अपनी एक किताब भी लिख चुके हैं। किताब का नाम है अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हिंदी में इसका मतलब है खो जाने के लिए एक खूबसूरत जगह। पूरी किताब धर्म और आध्यात्म पर आधारित है। वायरल अभय सिंह से बात की है हमारी सहयोगी ऋतु सिंह ने। पूरी बात सुनिए, आपको भी आनंद आएगा। सुनिए। सबसे पहला सवाल मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त सनातन और अध्यात्म की ओर लोग इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? नहीं तो काल परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से भी है। और दूसरा वो सत्य है तो बाहर तो आना ही था किसी न किसी दिन, तो अभी आ रहा है। लेकिन आपके परिवर्तित होने के पीछे की क्या कारण है? मेरे परिवर्तित होने के पीछे का भी यही कारण है। तुम चीज़ों को जानते रहते हो, धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होता रहता है, मतलब डिटैचमेंट कि हाँ ये चीज़, ये ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो तुम सरल ज़िंदगी की तरफ जाते हो, कम ज़िंदगी जो आसान हो। आप कहते हैं कि वैराग्य में शांति मिलती है, खुशी मिलती है। कभी गुस्सा आता है, किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होते हैं आप? हाँ गुस्सा भी आता है। वो लोग गुस्से में शांति ढूंढ सकते हो। आपका ये भी कहना है कि आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं, आप ऐसे बनना चाहते हैं कि आप इस जीवन में आए और यहाँ से चले गए, किसी को पता ना चले। लेकिन आप सोशल मीडिया पर भी हैं, रातों रात पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, तो क्या ये चीज़ से फ़र्क पड़ता है, खुशी मिलती है? नहीं, वो तो आप सोच रहे हो ना, आप मुझे जान रहे हो, एक्चुअली में तो नहीं जान रहे हो ना। तो क्या इन चीज़ों से, यानी कि संसार की मोह माया जैसे कह लीजिए, सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिलना, रातों रात राजा बन जाना, जिस तरह की चीज़ें आप पहले भी बोल चुके हैं, तो क्या ये चीज़ें आपको खुशी देती हैं? और क्या ये नहीं लगता कि ऐसे में तो आपकी पहचान बन रही है, लोग जान रहे हैं आपको कि हाँ अभय सिंह ये है? नहीं, वो पहचान तो ठीक है, वो खेल तो खेलना पड़ता है ऊपर से ना। कोई ना कोई पहचान में तो खेलोगे तुम, आधार कार्ड में कोई ना कोई आइडेंटिटी तो रखनी पड़ेगी, बट वो अंदर से तुम क्या इससे अटैच हो कि नहीं उस चीज़ से। अब तुम जितने ज़्यादा संसार के अंदर जाते हो उतना ही तुम्हारे वैराग्य का परीक्षा होती है कि तुम कितना ज़्यादा अंदर घुस के भी डिटैच होके वो कर सकते हो काम। ये तो बात थी वायरल चेहरों की, लेकिन अब आपको सीधे महाकुंभ लिए चलता हूं जहां मेरे सहयोगी मौजूद हैं और मैंने आपसे कहा है कि एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाऊंगा। देख लीजिए, ये देखिए, एक तरफ आपको दुर्गेश ठंड में दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई ये क्या कर दिया दुर्गेश आपने। खैर कोई बात नहीं, कुंभ का रंग दिखाना है तो यूं ही रहना पड़ेगा। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम से कौन, आदर्श सिंह, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ऋतु। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, माइक किसी को पकड़ा के पहले तो आप लाइव डुबकी लगा लीजिए, उसके बाद आपसे बात करूंगा। डुबकी लगा लीजिए पहले। बिल्कुल, देखिए हम जब विस्तार न्यूज़ की बात करते हैं तो वो हर रंग दिखाते हैं और उस रंग में उतर कर दिखाते हैं, और इसीलिए आज हम जब पिछले 3 दिनों से गंगा स्नान की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज के महाकुंभ में आज मैं खुद भी इन लोगों के साथ स्नान करने जा रहा हूं। डुबकी लगाने की बात की है, लेकिन आईडी थोड़ा सा पकड़ाना पड़ेगा मुझे। एक बार डुबकी पकड़िए तो देखिए, हर हर गंगे, हर गंगे। देखिए एयरफोन भी है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। महाकुंभ है, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैं इंदौर से आया हूँ, MP इंदौर से। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ पे आके? जी यहाँ पे आके मतलब जो हमें अनुभूति हुई है वो बहुत ही अप्रतिम है और बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। बिल्कुल, सर्द बहुत हवाएं हैं, मैं अब जब खड़ा हूँ तो बिल्कुल बर्फीला पानी यहाँ से एहसास हो रहा है। लग रही है ठंड? जी हाँ, बट नहाने से पहले लग रही थी, अभी नहीं लग रही है, अभी ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जी मुजफ्फरनगर। हाँ। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। महाकुंभ में आने का या स्नान करने का सोचा ही था आप लोगों ने? हाँ सोचा तो था। तैयारी पूरी थी आज? नहीं, तैयारी पूरी नहीं थी। एकदम से आना हुआ। देखिए यहाँ पर भी और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? यूपी मेरठ। यूपी मेरठ से। कैसा लगा यहाँ के? बस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ और अब मैं थोड़े से अपने जो इक्विपमेंट्स निकालूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ईयरबड जो है आप सुनिए, ईयरपॉड आप निकाल लीजिए और फिर पूरी डुबकी लगाइए। ये रही पूरी डुबकी, ये हुई ना दुर्गेश बातचीत, ये हुई। आप फिर लगा लीजिए। एक ईयरपॉड मैंने आपको अपने तरफ से गिफ्ट किया। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैंने भी स्नान कर लिया है। दुर्गेश अगर आप ईयरपॉड लगा लें,
कोई बात नहीं, अब आप मेरी बात नहीं सुन सकते। देखिए, इक्विपमेंट का भी ख्याल रखना है, लेकिन ये अब लगा नहीं सकते। लेकिन दुर्गेश ने बहुत शानदार तस्वीर दिखाई और दुर्गेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विस्तार न्यूज जब कोई खबर दिखाता है तो उस खबर में डूब कर, ये देखिए, दिखाते जाइए भाई, देखिए ये विस्तार न्यूज के नाम की डुबकी थी। हमारे पूरे एम्प्लॉई जो है, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, उनको सबको, चलिए ठीक है, उन्हें म्यूट कर दीजिए। और अब मैं आदर्श के पास जाऊंगा। आदर्श कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मैंने इस वादा किया है और मेरे वादे पर खरे उतरिएगा आदर्श सिंह। हर दिन 8 बजे मुझे लाइव दे दीजिएगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। बताइए कहाँ खड़े हैं और क्या दिखाने वाले हैं आदर्श। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश मंडपम में हैं। ये वो जगह है जहां पर महाकुंभ हो रहा है और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इसकी रिपोर्ट में हालांकि अलग से अपने दर्शकों के लिए जरूर भेजूंगा, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो उत्तर प्रदेश का दर्शन मंडपम है, यहाँ पर इसके अंदर बाकायदा ये दिखाया गया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ देखने के लिए है, कौन से मंदिर हैं, कहाँ कहाँ क्या महत्व है, और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा, जहां पर कृष्ण ब्रिज सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, रामायण सर्किट में कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में बाकायदा बताया गया है, दिखाया गया है। कोशिश यह है कि यूपी के इस दर्शन मंडपम में चारों तरफ से आने वाले हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं, जब यहां पर पहुंचे तो ना सिर्फ कुंभ को देखे समझे, बल्कि कुंभ से इतर बाकी जगहों पर भी यूपी में जाकर घूमे टहलें, इस बात की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, कुछ लोग यहां पर इनसे बातचीत करेंगे। कहां से आए आप? यही बघाड़ा से। ऐसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कुछ बना है अच्छा, क्या समझ में आया? बढ़िया, अभी कुछ देखने अभी जस्ट आ ही रहे हैं अभी। तो देखिए कि आसपास के लोग भी यूपी में क्या कुछ है वो देखना समझना चाहते हैं, और इसके लिए कहाँ आ रहे हैं? यूपी के दर्शन मंडपम। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है सरकार की भी कि कम से कम जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, वो जाते जाते यूपी के 2-4 जगहों पर जाकर ही वापस अपने घर पर लौटेंगे। बने रहिएगा। ऋतु कहाँ है, ऋतु के पास चलता हूं और ऋतु क्या दिखाने वाली हैं। सुबह से घूम रही हैं, टहल रही हैं, संतों से बात कर रही हैं, बाबाओं से बात कर रही हैं। अभी कहाँ हैं और क्या दिखाना चाहती हैं आप ऋतु? बिल्कुल, संस्कृति दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ज्ञानेंद्र जी, और यही वजह है कि मैं इस वक्त संस्कृति विभाग की इस प्रदर्शनी में मौजूद हूँ, जिसे नाम दिया गया है कलाग्राम। और जैसे ही आप यहाँ अंदर आते हैं, सबसे पहले सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है, वो ये कि आप इस एक तस्वीर में देख सकेंगे कि भारत में 4 जगहें कौन सी हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तस्वीर में उज्जैन कुंभ धाम दिखाया गया है कि उज्जैन में कुंभ लगाया जाता है। दूसरी तस्वीर किशन जरा जूम करके दिखाएगा, नागा वासुकी टेम्पल, ये प्रयागराज का ही मंदिर है जो हमसे अभी कुछ दूरी पर है। बीच में आप देखेंगे भगवान शिव को दिखाया गया है और एक अलग ही अवतार शिव जी का देखने को मिलता है। वहीं तीसरी तस्वीर देखेंगे ज्ञानेंद्र जी, तो तीसरी तस्वीर में नासिक कुंभ धाम दिखाया गया है, क्योंकि तीसरा कुंभ का आयोजन किया जाता है नासिक में। और चौथी तस्वीर में है हरिद्वार कुंभ धाम। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तो शुरुआत है कलाग्राम की, जिसमें संस्कृति विभाग ने भारत की संस्कृति को, पूरे देश की संस्कृति को समेटने की कोशिश की है कि आप एक ही जगह पर आइए और जान लीजिए कि भारत में वो कौन कौन सी जगहें हैं और क्या कुछ आप देख सकते देश की संस्कृति के बारे में। इसी बीच अब जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो इस कला को भी देख लीजिए कि किस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और थोड़ा पास आके किशन दिखाइएगा ये तस्वीरें कि ये जो प्रदर्शनी पूरी लगाई गई है, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ये उकेरी गई हैं, ये हाथों से बनाई गई। छोटी छोटी सी डिटेल्स को आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजों को कितना ध्यान अभी आपके पास मुझे फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण तस्वीर है जो मैं दिखाने वाला हूं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए देखना। इसलिए अभी आप लोग रिलैक्स रहिए, अगली खबर पर ऋतु आपके पास आऊंगा। उन तस्वीरों को भी दिखाइएगा विस्तार से कि कौन सा वो राज्य है, कौन सा वो राज्य है जहां के लोग, अगर आप हैं तो कुंभ में ऐसी व्यवस्था है कि आप फ्री में रह सकते हैं, फ्री में खा सकते हैं, फ्री में स्नान कर आ सकते हैं। केवल आपकी टिकट लगेगी, वहां जाइए, आपको सारी व्यवस्थाएं सरकार देगी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगली खबर कहां से है आपको बता देता हूं। कहां से है भाई, बता दीजिए। गुड जॉब एमपी पुलिस, ये कोई कलेक्टर और एसपी गुड जॉब नहीं है, आज मध्य प्रदेश पुलिस ने गुड जॉब किया है। क्या गुड जॉब किया है, चलिए बता देता हूं विस्तार से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए लिखा है कि गुड जॉब मध्य प्रदेश पुलिस। ट्रैफिक पुलिस एक ऐसा विभाग है जिससे रोज सभी का वास्ता पड़ता है। अगर कहीं आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा हो और ट्रैफिक वाले नियम के तहत चालान कर दें, तो आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगता कि अरे भाई
काहे ले लो, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 ले लिया, नहीं तो 100 रुपया ले लिया, तब छोड़ा। पैसा लगता है। रोको 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 रोको, नियम कायदा तोड़ा, हेलमेट नहीं पहना, सिग्नल तोड़ा, पैसा तो लगता है। लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। आप भी कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे। पूरा मामला छतरपुर के बगराजन मंदिर के पास का है। यहाँ रहने वाली विमला हिरवार गरीब हैं और उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी। शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो विमला ने आम लोगों से शादी के लिए अनाज मांगना शुरू किया। अनाज मांगते मांगते विमला यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत के पास भी पहुंच गई और जब यातायात प्रभारी ने पूरे मामले को पता किया तो उन्होंने खुद पूरी शादी की जिम्मेदारी उठा ली। बहुत बढ़िया। इसके बाद ट्रैफिक थाने का पूरा महकमा विमला हिरवार की बेटी कृष्णा की शादी के लिए आगे आया। ट्रैफिक विभाग के 40 पुलिस कर्मियों में 10-10 हजार रुपए जोड़कर शादी का भव्य आयोजन किया। शादी में कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। बारात के रंग में पुलिस के साथ साथ मीडिया के साथी भी नाचते नजर आए। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूरी शादी को ऐसे संपन्न कराया जैसे उनके घर की शादी हो, उनकी बेटी की शादी हो। शादी में दुल्हन कृष्णा को गहनों के साथ जरूरी सामान भी गिफ्ट किया गया है। कृष्णा की शादी में छतरपुर पुलिस के मुखिया यानी कि जिले के एसपी अगम जैन भी शामिल हुए। एसपी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया और यातायात पुलिस की इस पहल की तारीफ भी की। ये पूरा इंतजाम देखने के बाद कृष्णा की मां विमला बहुत खुश हैं। क्या कुछ कहना है कृष्णा की मां और यातायात पुलिस प्रभारी का, सुन लीजिए। सिर्फ गल्ला खिलाने बस गए थे, पूरा गल्ला खिलाने से उन्हें पूरी शादी कर बोले हम कर रहे शादी। अच्छा, हम चल रहे हैं। हाँ। एक बोरा गल्ला लहन खिलाने गए थे। एक बोरा गल्ला खिलाने गए थे। मदद के लिए गए थे। तो बे साहब का बोले हम शादी करे ले रहे। आपके तो आपके घर तक पहुंचे थे क्या वो? घर तक आए थे। हमारी यातायात पुलिस ने एक विचार बनाया कि क्यों ना हम इस बच्ची का कन्यादान मिल के करें और हमारे यातायात के हम 40 लोग हैं। पूरे यातायात परिवार में 40 लोगों ने सहयोग कर इस शादी का आयोजन किया और आप उसको सफल देते हुए देख रहे हैं कि आयोजन सफल हुआ है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि पुलिस हो या आम लोगों, आप जहां जिसकी जितनी भी भलाई कर सकते हैं उतनी भलाई करते रहिए। लेकर कुछ जाना नहीं है, लोगों को खुश करते रहिए, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए। एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया आदमी, एक अच्छी सोच का व्यक्ति क्या कर सकता है देख लीजिए। एक बिटिया की शादी कर दी, इतने धूमधाम से कर दी। सोचिए, अपने अपने हिस्से की थोड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचिए। बहुत आनंद आता है, यकीन मानिए, अच्छी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। ठीक है, लेकिन एक तरफ जहां शादी के लिए पूरा थाना, पूरा महकमा आ गया कि इस बिटिया की शादी कराओ, वहीं एक पिता ऐसे भी निकले जिन्होंने प्रेम विवाह करने की इच्छा जताने पर अपनी बेटी की हत्या कर दी, गोली मार दी। देख लीजिए, शादी के 4 दिन पहले बेटी लव मैरिज करना चाहती थी, पिता ने ही जान ले ली और गोली मारकर हत्या कर दी। सोचिए, जरा सोचिए कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी प्रेम विवाह करने में कितनी समस्याएं आती हैं। ये उन प्रेमी प्रेमिकाओं से पूछिए जिनकी जाति एक नहीं है, लेकिन उनके बीच प्रेम बहुत है। आज भी ऐसी खबरें आती हैं जहां घर वाले प्रेम विवाह के लिए नहीं मानते तो अंत में लोग सुसाइड जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। लेकिन आज मामला सुसाइड का नहीं है बल्कि हत्या का है। एक बाप के द्वारा बेटी को मारी गई गोली के बाद हत्या की खबर है और पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी है क्योंकि बेटी प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी से बेटी को प्रेम हो गया था। और यहां तो मामला जातिगत विवाह का भी नहीं था। क्या था पूरा मामला जानना चाहते हैं? चलिए विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली तनु की 18 जनवरी को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 4 दिन पहले ही यानी कि 14 जनवरी को तनु के पिता ने गोली मारकर अपनी बेटी को मार डाला। और इसलिए मार डाला क्योंकि तनु वहां शादी करना नहीं चाहती थी जहां उसके घर वाले चाहते थे। तनु की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराई जा रही थी। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तनु ने खुद वीडियो बनाकर बताया था। ग्वालियर की तनु आगरा के रहने वाले भीखम मवई से प्यार करती थी और उनका रिलेशनशिप पिछले 6 सालों से चल रहा था, लेकिन घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तनु के पिता महेश गुर्जर ने तनु की शादी कहीं और तय कर दी और तनु को प्रेमी भीखम से भी बात करने से मना कर दिया। तनु की शादी के कार्ड भी छप चुके थे। 18 जनवरी को शादी होने वाली थी, लेकिन तनु नहीं मानी तो रोज उसके साथ मारपीट भी करने लगी। जब तनु हर तरह से हार गई तो उसने एक वीडियो बनाते हुए
आप बीती सबको बता दी। तनु ने वीडियो में ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मतलब तनु को कुछ हो सकता है इसका अंदाजा उसको पहले से ही था। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो तनु ने जारी किया था, देखिए। हेलो, मेरा नाम तनु गुर्जर है। मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है। मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटू पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भीखम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी के लिए, बट मैं नहीं कर सकती। तनु ने वीडियो में सारी बात बता दी, लेकिन जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस तनु और उसके माता पिता को साथ बैठाकर बात कर रही थी कि तभी तनु के पिता और चचेरे भाई ने उससे अकेले बात करने की बात कही और अलग कमरे में ले गए। तभी कमरे से गोलियां चलने की आवाज आई। जब पुलिस कमरे के अंदर पहुंची तो तनु खून से लथपथ पड़ी थी और उसको करीब 4 गोलियां लगी हुई थी। तनु के पिता और चचेरा भाई हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हुए थे। तनु के पिता महेश गुर्जर ने पुलिस पर पिस्तौल तानी, लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने उसे काबू नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिता महेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चचेरा भाई वहां से फरार हो गया। ग्वालियर से हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। 3 दिन बाद इसी घर में शादी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर 18 जनवरी को इस युवती की शादी थी, लेकिन 3 दिन पहले ही एक हत्यारे पिता ने उस बेटी की गोली मारकर हत्या कर दिया। वो युवती किसी दूसरे युवक से प्यार करती थी और यही वजह है कि ये सारी पूरी कहानी जब पिता को पता लगी तो पिता ने कहीं दूसरी जगह उस युवती की शादी कर दी और यही वजह है कि उस युवती को नामंजूर था। पर जो टेंट लगा है, टेंट यहाँ पर इसलिए लगा था क्योंकि 18 तारीख की यहाँ पर शादी थी और धूमधाम से यहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी। 4 दिन बाद तनु की शादी होने वाली थी, इसलिए घर में शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब तनु की डोली की जगह क्या उठ रही है, उसकी अर्थी उठ रही है। तनु के पिता जेल में हैं अपनी ही बेटी की हत्या के लिए। कारण केवल एक ही है कि तनु की शादी घर वाले जबरदस्ती कराना चाहते थे। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर मामलों में माँ बाप का मानना होता है कि वो अपनी मर्जी से बच्चों की शादी करें। लेकिन बच्चे प्रेम विवाह कर रहे हो तो इतना क्रूर भी नहीं हो जाना है कि बेटी की हत्या कर दें, वो भी इसलिए कि बच्ची अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही थी। सोचना पड़ेगा। एक तरफ आप छतरपुर के थाना प्रभारी को देखिए और एक तरफ एक पिता को देखिए और थोड़ा सा अपने हिस्से का सोचिए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है, छत्तीसगढ़ से है। देख लीजिए क्या है। शराब घोटाले में कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं और आज दिन भर कवासी लखमा छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा में बने रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कवासी लखमा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, लखमा का शराब घोटाले में क्या कनेक्शन है, पूरा मामला विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस खबर को देख लीजिए। चलिए बता देता हूँ। ईडी पिछले कई दिनों से कवासी लखमा को लेकर लगातार एक्शन में थी। आज गिरफ्तारी से पहले ईडी के समन पर कवासी लखमा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान दादी से लंबी पूछताछ भी हुई और पूछताछ करने के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कवासी लखमा की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। ईडी के समन पर आज सुबह 11 बजे कवासी लखमा तीसरी बार ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां करीब दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कवासी लखमा से लंबी पूछताछ हुई, विस्तार से पूछताछ हुई। इसके बाद दोपहर 3 बजे खबर आई कि कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। फिर 4 बजे ईडी की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच कवासी लखमा को दफ्तर से लेकर निकली और सीधे जिला अस्पताल पणजी पहुंची, जहां करीब 4:30 बजे कवासी लखमा का मेडिकल कराया गया। जिला अस्पताल से जब कवासी लखमा बाहर निकले तो कार में चढ़ने के दौरान उन्होंने समर्थकों के सामने अपना हाथ हिलाना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर कार में बैठा दिया। इसके बाद ईडी की टीम कवासी लखमा को लेकर रायपुर कोर्ट पहुंची, जहां 5 बजे कवासी लखमा ईडी की विशेष अदालत में पेश हुए और कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तारी के दौरान कवासी लखमा ने सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए। क्या कहा है पूर्व आबकारी मंत्री ने, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, रोहित मिश्रा ने बातचीत की। ईडी
आदमी को सहयोग कर रहा था, उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को जेल भेजने का काम है भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। परेशानी क्या जा रहा है मेरे जैसा गरीब आदमी को। हिंदुस्तान के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधानसभा पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में ये भाग नहीं ले, इसके कारण मेरा। शराब घोटाले में आरोपी हैं कवासी लखमा, और अब जब पकड़े गए हैं ईडी का एक्शन हो रहा है तो कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुझे डराया धमकाया जा रहा है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी निशाना साधा है और इसे गंदी राजनीति बताते हुए बदनाम करने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है और क्या कहा है ये भी देख लीजिए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेताओं को सुनना जरूरी है, क्या क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो प्रकरण है उसमें स्पष्टता है, रेड पड़ा है, उसमें प्रमाण मिले हैं, हमने पढ़ा है सब कुछ समाचार पत्रों में। बाकी ईडी जानेगी, ईडी ने किया है। भाई जो भ्रष्टाचारी करेंगे उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। 5 साल तक इन्होंने केवल प्रदेश को लूटने का काम किया, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो थी आज दिन भर कवासी लखमा चर्चा में थे, इसलिए उस खबर को बता दिया, दिखा दिया। चलिए एक बार फिर महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ की बात क्यों कर रहा हूं ये आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ वालों, कुंभ जाओ, रहना खाना फ्री मिलेगा। ये खबर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये खबर आपके काम की है। ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि ये खबर आपको जानना समझना जरूरी है। ये खबर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं वहां आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके लिए क्या व्यवस्था की है ये आप जान सकें। महाकुंभ में करोड़ों लोग जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। महाकुंभ शुरू होने के 20 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया था, छत्तीसगढ़ के लोग महाकुंभ जाइए, सरकार आपके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करेगी। यकीन मानिए मैं खुद आज ही महाकुंभ से लौटा हूं और देख कर आया हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर महाकुंभ में छत्तीसगढ़ वालों के लिए फ्री रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समेटते हुए तीर्थराज प्रयागराज में शानदार छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक है, साथ ही छत्तीसगढ़ से जाने वाले लोगों के लिए फ्री में रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैसे सजाया गया है छत्तीसगढ़ पवेलियन को, ये दिखाने की। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे ये भी बताएंगे कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समेटती पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंच गए, यानी पूरा छत्तीसगढ़ आपने देख लिया और आपको लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं। ये प्रयागराज में व्यवस्था की गई है, देखिए जरा। प्रयागराज की जमीन पर छत्तीसगढ़ के दर्शन अगर करना है तो आप जरूर आइए छत्तीसगढ़ सदन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पूरे संस्कृति और सभ्यता को एक सूत्र में पिरोकर प्रयागराज की इस जमीन पर सजा दिया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जो कदम सरकार ने बढ़ाए हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जो सोच है वो काफ़ी व्यापक है। समावेशी सोच के साथ वो आगे चलते हैं, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की हित के बारे में विकास करते हैं और जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है।
जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ की, उसको यहाँ प्रदर्शित किया है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो लाल ईंटों से बना हुआ है। इसके अलावा देखिए जैत खाम की प्रतिकृति भी यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो बस्तर की ही वादियों में हैं। जो लोग हैं उनके लिए क्विज कंपटीशन भी रखा है। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित यहाँ पे हमने कंप्यूटर डिस्प्ले किए हैं। लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डालते हैं, एक OTP आता है और उसके थ्रू जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। उसमें उनका स्कोर भी मिलता है और अगर वो अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं तो हम अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं, छोटे वगैरह से गिफ्ट देके। सोचा था यहाँ ऐसी भी चीज़ देखनी? नहीं, ऐसी चीज़ हम लोग सोचे नहीं थे, कल्पना से परे था, लेकिन हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो सही भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक डोम है और इस डोम के अंदर 180 डिग्री के वीडियोस चलते हैं। तो इसमें हमने छत्तीसगढ़ के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम चला रहे हैं। और काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से, वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को देखने के लिए और देख के काफ़ी जो है वो खुश भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हम छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, ये सही है, लेकिन इलाहाबाद की धरती पर, हम इलाहाबाद से ही हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पर छत्तीसगढ़ का दर्शन हुआ, देख करके दिल खुश हो गया। 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह राज्य जो है, नया राज्य 2000 ईस्वी में बनाया गया और जिस प्रकार से यह राज्य डेवलप कर रहा है, इस संस्कृति को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बात संस्कृति की हो गई है। महाकुंभ की पावन धरती पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो लोग आज तक छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं वो महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन जाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति देख सकते हैं। और लोग देख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। मैंने आपसे कहा ना रहने, ये तस्वीर देखिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का पहचान पत्र लेकर जाइए और छत्तीसगढ़ पवेलियन में फ्री में ठहर जाइए। पूरा परिवार एक साथ रुक सकता है। फोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग के लिए भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। तस्वीरें देखिए। आप सोच रहे होंगे कितने लोग रुक सकते हैं, तो आपको बता दूं कि 100, 200, 500 ही नहीं, 1000 से ज़्यादा लोग भी एक साथ आ जाएंगे। तब भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा ख्याल रखा है और रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की है। सिर्फ रुकने की ही व्यवस्था नहीं है, बाकायदे खाने की व्यवस्था की गई है। बुफे लगा हुआ है, जाइए मनपसंद खाने का मजा लीजिए और यकीन मानिए स्वाद भी एकदम आपको छत्तीसगढ़ वाला ही मिलेगा। रुकने खाने की कैसी व्यवस्था है, खुद हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने बताया, देखिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने की व्यवस्था करी है, साथ ही साथ उनके भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था करी है। अगर वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने के बाद जाएं, वो स्नान करें, यहाँ आए तो सारी जो उनकी सुविधाएं हैं वो उसका ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैंप लगाया गया है और यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाने पीने, सोने, रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इस समय आप देख रहे हैं कि ये जो खाना यहाँ पर तैयार हुआ है, जो थाली में लगाकर खाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तैयार किया गया है और इसीलिए तैयार किया गया है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, तो निश्चित होकर आइए। कैसा लग रहा है खाने का स्वाद? एक नंबर अच्छा लग रहा है। मजा आया खाने? मजा आया खाने में। तो देखिए ये यहाँ पर स्थिति है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं वो वाकई बहुत शानदार है। छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था कैसी की गई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोरमेट यहाँ पर बनाया गया है, वो बड़ा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी एक रूम के अंदर तकरीबन 7 से 8 लोग बड़ी आसानी से रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल को बड़े आसानी से चार्ज कर सकते हैं। सर्द हवाओं के बीच, ठंडी हवाओं के बीच, मौसम के इस ठंडे मौसम के बीच आप आराम से यहाँ पर रात बिता सकते हैं, महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ की इस कैंप का आनंद ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर यही बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ कैंप के द्वारा ये बताई जा रही है कि आप छत्तीसगढ़ से प्रयागराज घूमने आए, ज़रूर आए और निश्चिंत होकर आए, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है।
कैसा बना है छत्तीसगढ़ पवेलियन, ये भी दिखा दिया। खाने पीने की कैसी व्यवस्था है सब विस्तार से बता दिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञानेंद्र तिवारी ये भी तो बता दीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचेंगे कैसे। तो ये ग्राफिक्स देखिए और इसको सेव करके रख लीजिए, आराम से पहुंच जाएंगे। देखिए जरा, प्रयागराज में बना छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में है। ये इलाका मशहूर बघाड़ा मेला के पास है। छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचने के लिए महाकुंभ के लक्ष्मी द्वार से प्रवेश करना होगा। इसके नजदीक का रेलवे स्टेशन प्रयाग है। सड़क मार्ग से जाएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते यमुना ब्रिज क्रॉस करके छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंच सकते हैं। विस्तार न्यूज भी इसी रास्ते छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचा है। तो सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी रितु के पास। रितु, क्या कर रही हैं आप? थाली सज गई है, आप खाना खा लो, खाना खा लो। खाना खाते हुए बताओ कि कैसे खाने की व्यवस्था है और दिखा दो पूरी तस्वीर। समय हो गया है रितु, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए हम तस्वीरें तो दिखाते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ खाने का स्वाद कैसा है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले किशन मेरी थाली दिखा दीजिए। भरी हुई थाली है खाने की, और छत्तीसगढ़ के लोग अगर हमें देख रहे हैं तो वो भी ये जान ले कि वो अगर प्रयागराज आते हैं महाकुंभ में तो उन्हें भी इसी तरह की भरी हुई थाली मिलेगी। आपको सब्जी मिलेगी, दाल चावल सलाद के साथ साथ अचार, और यहाँ पर मीठे की व्यवस्था भी की गई है और पापड़ तो मिलना ही है। तो देखिए खाने का स्वाद तो ज़बरदस्त है। मैं तो खाना खा लूँगी ज्ञानेंद्र जी, लेकिन इससे पहले मैं इन लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, इनसे भी जान लेती हूँ कि जो लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और रोज़ यहाँ पर ठहर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ का खाना। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं? भोपाल MP। भोपाल से आए हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों के पास भी चलते हैं क्योंकि कुछ मध्य प्रदेश के लोग भी हैं जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं और जानते हैं खाने का स्वाद कैसा लग रहा है। कहाँ से आए आप? बालाघाट से। बालाघाट से। कैसा लग रहा है खाने का स्वाद? एक नंबर टेस्ट। अच्छा लग रहा है खाना। आपको खाना कैसा लगा? एक नंबर। एक इससे ज़्यादा स्वादिष्ट कहीं भोजन नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन और कहीं नहीं मिलेगा। खाने का स्वाद तो अच्छा है। सारी व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? एक नंबर, गुड है, व्यवस्था अच्छी है, एक नंबर। तो देखिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी ज्ञानेंद्र जी, तो और ये बहुत अच्छी बात है। गुलाब जामुन छूट गया है आपकी थाली में। रितु, गुलाब जामुन आपका छूट गया है आपकी थाली में, आप जाइए खा लीजिए। और देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश भी तो अपना ही है। अगल बगल के राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ, वहाँ के लोग भी पहुँच रहे हैं और वो भी खाना खा रहे हैं। 8:52 हो गया है, 8:52 हो गया है। मुझे जाने दीजिए, इजाज़त दीजिए। महाकुंभ की हर तस्वीर और दिल्ली चुनाव की हर तस्वीर देखना है तो विस्तार न्यूज़ लगा लीजिएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोई खबर तो वैसे भी नहीं छूटती है। नमस्कार।